पालर पानी है। पालर पानी क्या है? वर्षा का जल को बोलते हैं पालर पानी, जो कि राजस्थान में बोला जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, और भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, भाग 15 में मिलेगा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण जो संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों का संकलन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की होती है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजेश कुमार है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार सेन था, सुकुमार सेन था। अनुच्छेद 320 ये क्या है? ये लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करेगा। 320 है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। 321 में मिलेगा लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट। और 325 में कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 में है एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार पर परिभाषित करना। अनुच्छेद 327 इस संविधान के प्रावधान के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंधों को में प्रावधान कर सकती है। 328 में है राज्य विधानमंडल को राज्य विधानमंडल के चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दी। 329 में न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से रोकता है। 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। 331 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं थे तो वह उक्त समुदाय को 2 प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है। अब यह हटा दिया गया। 332 अनुच्छेद 332 में है राज्य की विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए आरक्षण। 330 में है लोकसभा में, 330 में है लोकसभा में और 332 में है विधानसभा में SC ST का आरक्षण। तो SC ST का आरक्षण 330 या 332 और 332। अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब हटा दिया सचिव। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची यथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषय को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य में 61 विषय है, राज्य में 61 विषय और केंद्र में 97 विषय। समवर्ती सूची में उन विषयों का वर्णन करती है जो राज्य और केंद्र में संयुक्त अधिकार के क्षेत्र है। इसमें 52 को विषय, संयुक्त में है 52 को, संयुक्त है 52, राज्य में 61 और केंद्र में है 97।
अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अनुच्छेद 246 क्या है? 7वीं अनुसूची से संबंधित। तो केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची देख लेते हैं। केंद्र में देखते हैं रक्षा रहेगा। केंद्र सूची में रक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह भी केंद्र में चला जाता है। रेलवे है, हाईवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश नीति, ये सब केंद्र सूची में आता है। राज्य में आता है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस भी हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाना, साफ सफाई, खेती किसान, जेल, जमीन और मत्स्य पालन, ये सब आ गया राज्य सूची में। समवर्ती में है न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण और सिविल प्रक्रिया। अवशिष्ट शक्ति देखते हैं। वे विषय जो उपयुक्त तीनों सूचियों में शामिल नहीं है अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून बनाएगा संसद। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इनका यह उनका उपनाम है और संक्षिप्त नाम है CR दास। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास है ना, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया, क्योंकि गांधी जी है चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेता, इसके कारण स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास और सचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष बना CR दास और सचिव बन गया मोतीलाल नेहरू। CR दास का जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ कोलकाता में, और ये NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था 5 नवंबर 1870 कलकत्ता में और निधन हो गया था 16 जून 1925। भगत सिंह का उपनाम हो गया शहीद-ए-आजम। भगत सिंह हो गया शहीद-ए-आजम। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम था फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष या फिर सरदार। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी या फिर लाल जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण सिंह हो गया बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु। राजेंद्र प्रसाद का नाम हो गया देश रत्न और अजात शत्रु। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। मदर टेरेसा निर्मल हृदय। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर। चाणक्य को बोलते थे भारतीय मैकियावेली और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और नेता था। शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहने के बाद 1916 में होम रूल आंदोलन के सक्रिय समर्थक हो गए। मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। मोतीलाल नेहरू को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद बंगाल विभाजन के विरोध में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना किया। बिहारी विद्यार्थी सभा, इनको वर्ष 1962 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। सरकरिया आयोग संबंधित है, यह केंद्र और राज्य संबंध से है। ठीक है। सरकरिया आयोग का गठन हुआ था जून 1983 और किस लिए हुआ था? तो केंद्र और राज्य का संबंध सुधारने के लिए।
आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्य आयोग में किया गया और इसने 247 सिफारिश की, कुल 247 सिफारिशें की। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों को वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत सहायक है। इस व्यवस्था को मजबूत कर और कुछ सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा के अलावा भी कुछ सेवा होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, केंद्र द्वारा राज्यों की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। राज्यपाल की पदावधि 5 साल की समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो। अनुच्छेद 263 है ना, अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारी आयोग की ज़्यादातर सिफारिश लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो है एबिसिक अम्ल। एबिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। पादप हार्मोन वृद्धि की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित और प्रभावित करता है। वृद्धि प्रवर्धक, ये वृद्धि दर को बढ़ाता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। मतलब वृद्धि बढ़ाने में जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। वृद्धि निरोधक, जो वृद्धि को कम करेगा, वो है अम्ल में एबिसिक अम्ल और एथिलीन। एबिसिन और एथिलीन। ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन्स, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह पौधे की ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है तथा इनके सभी भागों में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन, प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है, जैसे मूल, शियाक्र, विकासशील परोक, कलिकाएं तथा तरुण फल। एबिसिक अम्ल पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। एथिलीन, यह गैसीय अवस्था में होता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना है। फलों को पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। राष्ट्रीय खेल मनता 29 अगस्त को 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और ये मेजर ध्यानचंद जयंती पे हो रहा है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण जीता है। कब 1928, फिर 32 और 36, मतलब 4-4 साल के अंतराल। 28-4 32, 32-4 36 स्वर्ण पदक जीता। इनको हॉकी का जादूगर भी बोलते थे। 1956 में सेना में मेजर पद से सेवानिवृत्ति हुआ। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 66 का क के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 280 का क में है वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 280 का क में वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 239 का AA5 में है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा 239 में। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति विभिन्न आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आयोग का गठन। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। कर्पूरी देवी एक कलाकार है, किससे संबंधित है? मधुबनी। कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग करती है। कर्पूरी देवी एक रतियानम कलाकार जो मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला बिहार की विश्वविख्यात चित्रकला है। इस शैली के दो चित्र होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र, एक होता है अर्पियन चित्र। मिथिला पेंटिंग का मुख्य कलाकार सीता देवी, जगदम्बा देवी, शशिकला देवी, कृष्ण कुमार कश्यप, गंगा देवी, बोआ देवी, गोदावरी और दुलारी देवी। मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन के आर्ट गैलरी में प्रदर्शन में लगाया गया था। पटना कलाकारी से देख लेते हैं। इसका प्रमुख कलाकार है सेवक राम, हुलास लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू, महादेव लाल और यमुना प्रसाद। इस चित्रशैली को मूलतः पुरुषों की चित्रशैली कहा जाता है, पटना वाला ना। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की लोक चित्रकला। वर्ली पेंटिंग कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। वर्ली शब्द वायरल से लिया गया, जिसका अर्थ है जोती हुई भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में है। यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला को विकास हुआ। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में भी प्रचलित है। तंजौर के भित्ति चित्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र तमिलनाडु के तंजौर में, वर्तमान तंजावुर में है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर में नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के आरंभ से है। 301 से लेकर जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। एक पत्थर के टुकड़े को धागे में बांध दो और उसको क्षैतिज वृत्ताकार घुमाना है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है।
वह बल केंद्र की ओर लगाता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील होकर हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगा। रेतवाड़ी का प्रतिपादक कौन था? थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी दिया था मुनरो ने। भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रेतवाड़ी एवं महलवाड़ी था। रेतवाड़ी किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया लगान समझौते को रेतवाड़ी कहते हैं। रेतवाड़ी मतलब किसान के साथ किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 में रेतवाड़ी व्यवस्था बारामल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। 1792 में ना रेतवाड़ी व्यवस्था बारामल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था का मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। भूमि का स्वामित्व किसानों को मान लिया गया, जिसे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी भी रख सकता था। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जाएगी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनः समीक्षा करने की व्यवस्था था। राजस्व के रूप में किसानों की उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी व्यवस्था। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों को मुख्य या लंबादार राजस्व वसूलने का आधार बनाया। यह व्यवस्था 1822 में शुरू की गई। 1822 में आया था महलवाड़ी। महलवाड़ी 1822 में आया और रेतवाड़ी आया था 1792। मतलब सबसे पहले रेतवाड़ी आया, उसके बाद आया महलवाड़ी। 1792 में आया था रेतवाड़ी और 1822 में महलवाड़ी। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। यह व्यवस्था पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता मैकेंजी है। महलवाड़ी म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान उत्पादन का 2/3 भाग, यहाँ देखो 2/3, वहाँ पे आधा था, बाद में से घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को ये बोलते हैं नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया गया। जब रेतवाड़ी आया होगा उसमें था कॉर्नवालिस, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना था। तो अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में, कॉर्नवालिस था। सर जॉन शोर के बारे में देखते हैं। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। जॉन शोर जो है अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। हेंगस्टिंगवा देखते हैं। राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। मतलब जो कोषागार था वो मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया? कलकत्ता। इसके कार्यकाल में सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। इनके कार्यकाल में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, किसने लाया था? ऑगस्टस हिक्की, और उस समय था हेंगस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, हेंगस्टिंग से संबंधित है।
रिंग फेंस नीति है ना, हैमस्ट्रिंग से संबंधित है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। रुधिर वाहिकाओं जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वो है केशिकाएं। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह केशिकाएं हैं। रुधिर वाहिकाएं खोखले ट्यूब के एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती है। यह एंडोथेलियल कोशिकाओं से बनी एक आंतरिक परत के साथ संयोजी ऊतक और मांसपेशियों की परत से निर्मित है। रक्त वाहिका मस्तिष्क, फेफड़ा, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथेलियम एवं हृदय के आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। धमनियाँ, ये रुधिर नलिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है। इनकी नली पतली होती है, चूँकि इनमें कपाट नहीं होता तो इनमें रुधिर बहाव तेजी से होता है। नसें या शिराएं, शिरा कोशिकाओं से मिलकर सिरकाओं की रचना करती है। ये रुधिर नलिकाओं या शिराओं सभी तरह के रक्त को हृदय में लाती है। इनकी भित्ति धमनी की अपेक्षा पतली होती है। धमनी की तरह शिरा लचीला नहीं होता, अतः इनका रुधिर बाहर निकलने पर सिकुड़ जाती है। शिराओं के कपाट होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर ले जाने देती है तथा लेकिन पीछे लौटने नहीं देती है। केशिका, ये शरीर के ऊतकों के भीतर स्थित अत्यंत छोटी वाहिकाएं होती है जो रक्त को धमनियों से शिराओं तक पहुंचाती है एवं उक्त ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच द्रव एवं गैसों का आदान प्रदान करती है। आलिंद, हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित रहता है। यह एक त्रिकोणीय संरचना है जो एक दोहरी झिल्ली से ढकी है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके आधार ऊपर की ओर चौड़ा भाग है जिसे दाहिने अलिंद तथा बायां अलिंद के रूप में जानते हैं। दोनों अलिंदों के बीच अंतरा अलिंद भित्ति पाया जाता है। दाहिने अलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा खुलता है। दाहिने नीले से दाहिने आलिंद निलय रंध्र के द्वारा संबंध रहता है। आलिंद का कार्य, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर में 2 खंड में विभाजित होता है। बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिराएं खुलती है जो फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिरा द्वारा एकत्रित होती है। उस प्रकार दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त एकत्र होता है। डीआरडीओ का सर्वत्र कार्य क्या है? मोबाइल हेतु निर्माण सुविधा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट में से कुछ निम्नलिखित है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी जारी करता है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी जारी करता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना था। 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया था। तो ऑपरेशन फ्लड हुआ था 1970 में।
राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर हो गया दूध दिवस, 26 नवंबर हो गया राष्ट्रीय दूध दिवस। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। मानव में श्रव्य आवृत्ति का परास कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक। मानव में श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ज। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक है। ध्वनि तरंगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है अपश्रव्य तरंगे, फिर होता है श्रव्य और होता है पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाले तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। इनका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तथा ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड इत्यादि में से अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बोले तो 20 किलो हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य जिसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है बोले तो साइलेंट व्हीसल। गाल्टन की सीटी का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। गाल्टन की सीटी कहाँ यूज होता है? कुत्तों के प्रशिक्षण में। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिक होती है जबकि तरंगदैर्ध्य छोटी होती है। छोटी तरंगदैर्ध्य के कारण इसे पतले किरणपुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग देखते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार में लगेगा। कपड़ा, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों से धूल हटाने में। अल्ट्रासाउंड मशीन, इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी में। कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, द्रव को गर्म करने में यूज होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ज्वररोधी है वह पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली ज्वररोधी दवा है। फेनेसिटिन तथा एस्पिरिन भी ज्वररोधी या पीड़ाहारी है, जबकि सैलिसिलिक एसिड एक पादप हार्मोन है। औषध कम अनुद्रमन 100 से लेकर 500 की रासायनिक होती है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं तथा जो प्रोटीन संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। प्रति अम्ल ये पेट में अति अम्लता के उपचार में यूज होता है। अति अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जा सकता है। हिस्टेमिन नामक रसायन अमाशय में पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है। इस अन्योन क्रिया को रोकने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में सिमेटेडिन और रेनिटेडिन। प्रतिहिस्टामिन इसका उदाहरण हो गया ब्रोम्बेफेनिरामिन बोले तो डाइमेटिप और टेरेफेनाइडिन बोले तो सेल्डेन। हिस्टोनिक एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है जो श्वास नली और आहार नली की चिकन पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरे पेशियों की दीवार को नरम करती है। जुकाम और एलर्जी के लिए हिस्टामिन उत्तरदायी होती है। इन सभी के उपचार में एंटीहिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिक सक्रिय औषध प्रसातक तथा पीड़ाहारी और या ज्वररोधी तंत्रिकाएं सक्रिय औषध है। प्रसातक तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में उपयोग होती है। प्रसातक का उदाहरण इप्रोनाइडिड और
चिन्ह बोले तो प्रति अवसादक। क्लोरडाइपेसाइड और मेप्रोबेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रसातक है। इक्वेनिल बोले तो अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए होता है। बारबिट्यूरेट जैसे वेरोनल, एमिटल, नेबुटल, लिबुनल और सेनुकल जो कि निद्राजनक है। वेलियम और सेरोटीन पीड़ाहारी ज्वररोधी दर्द निवारक होते हैं। पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवसापक पीड़ाहारी, एक होता है स्वापक। अवसापक का उदाहरण हो गया एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल। स्वापक का हो गया उदाहरण मार्फिन, हीरोइन, कीडोन। प्रति सूक्ष्म जैविक देख लेते हैं। इनमें प्रतिजैविक बोलते एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी तथा संक्रमणकारी औषध वर्ग आते हैं। प्रतिजैविक के उदाहरण है सेल्वर्सर बोले तो सिफिलिस के इलाज के लिए पाली एलिर्स द्वारा खोजा गया। प्रोंटोसिल, सल्फेनियलोएमाइड, सल्फापिरिडीन, एजोरंजक, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड तथा आफ्लोक्लाइसिन जो कि जीवाणु है। एंथ्रियोमाइसिन, टेट्रासाइनिन, कोलोरेस मेनाकिल जो कि जीवाणु रोधक है। वेकोमाइसिन, आफ्लोक्लासिन, डिसेडेजरिन। भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है। क्लोरेफे को टाइफाइड, पेचिस, तीव्र ज्वर, कुछ मूत्र संक्रमणों, मेनिंजाइटिस तथा निमोनिया में खिलाया जाता है। डिसीजेरिन कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति अविषालु माना जाता है। प्रतिरोधी को सजीव ऊतक जैसे घाव, चौं, अल्सर और रोगयुक्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। प्रतिरोधी के उदाहरण देखते हैं फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, क्लोरोजाइनिल और ट्रपिनियाल। बाइथानेल आयोडीन। विसंक्रामी का प्रयोग निर्जीव वस्तु जैसे नालियों, फर्शों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। प्रतिजनन क्षमता औषध, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न का मिश्रण होता है। ये दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं नार एथिनड्रोन तथा एथाइनिल एस्ट्राडाइनॉल नोमेस्ट्रॉल। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वह भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसको क्या करता है? नियुक्ति करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। बोला कि मिलान करना है तो कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान। कोट दीजी हो जाएगा आपका भुज कक्ष, गलती बोल रहे हैं, सुरकोटदा है भुज कक्ष। कोट दीजी है सिंध में, कोट दीजी सिंध में है। और बनवाली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज में। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में मिलेगा, बनवाली हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया। तो कालीबंगा का खोज किया अमलानंद घोष। और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई हुई। यहाँ जुते हुए खेत, सिलबट्टा, सूती कपड़े के छाप, बेलनाकार मोहरे का साक्ष्य मिला है।
सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया। 1964 में जगपति जोशी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ एवं विशेष प्रकार की कब्रगाह आदि का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोट दीजी प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के खैरपुर में स्थित है। वर्ष 1955 में फजल अहमद खान इस स्थल की खोज किया। यहाँ से मिट्टी के बर्तन सहित कलाकृतियों का साक्ष्य मिला है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। बनवाली का खोज किया था आर.एस. बिष्ट। यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो तांबे और बान आदि साक्ष्य मिला है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध। लोथल है भगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन और धोलावीरा लूनी। चुनहुदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी। कब? 1926 से 27, 1933-34 तक खोजा था ना। मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखलदास बनर्जी। लोथल एस आर राव ने किया था। लोथल का खोज किया था एस आर राव। आलमगीरपुर का खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। धोलावीरा जेपी जोशी धोदिये जोश में और आर.एस. बिष्ट। चुनहुदड़ो का खोज किया था अर्नेस्ट मैके। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर मेरठ यूपी और गुजरात का कच्छ जिला। चुनहुदड़ो सिंध प्रांत में मिलेगा पाकिस्तान। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी मैदान है फरक्का जो है 24 डिग्री 77 मिनट उत्तरी अक्षांश में मिलेगा। कलकत्ता है 22 डिग्री 57 मिनट। ढाका मिलेगा 23 डिग्री 80 मिनट। और नामचा बरवा यह पूर्वी हिमालय का भाग है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टि पटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब बोलते आकार में छोटा बनाता है। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइप्रोपिया। इसमें पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती जबकि दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इनके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया। इसमें दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बनता है, अतः दूर स्थित वस्तुएं अस्पष्ट जबकि निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि निकटे दिखेगा, है ना। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का यूज होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस जिसको बोलते हैं अपसारी लेंस। जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें आयु अधिक होने पर न तो दूर की वस्तु दिखाई और न ही पास की। ऐसी स्थिति में जरा दुर्दशा होती है। इसके निवारण हेतु द्विफॉक्सी लेंस का यूज होता है। द्विफॉक्सी चश्मे के नीचे उत्तल लेंस जो पढ़ने के लिए होता है और ऊपर हो गया अवतल लेंस जो दूर देखने के लिए होता है। अबिंदुकता एस्टिमेटिज्म आँखों की वक्रतर की सममितियों की कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। इनके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का यूज होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली ने किया था? वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। और किसने पहुंचा था? अब्दुल मनीद। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया।
वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गया। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है सी बटे वाई, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई है। किन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की बात की है। किन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की बात की है। पहला है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। एक उपभोक्ता की बढ़ी हुई आय का कितना भाग खर्च करेगा, यह बात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा पता चलती है। यहाँ पे सी क्या है, डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेविंग। एक उपभोक्ता की बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत करेगा, यह बात बचत की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा चलती है। इसमें डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई होगा। बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ पे जगह सी बटे वाई। उपभोग तथा आय के अनुपातिक संबंध को उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं एस बटे वाई। बचत और आय के अनुपातिक संबंध को बचत की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। दियांग दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। कुछ दर्रा देख लेते हैं, जैसे काराकोरम है लद्दाख। देपसोंग दर्रा लद्दाख। लानकला लद्दाख। चांगला लद्दाख। जाराला लद्दाख। खारदुंग लद्दाख। जोजिला लद्दाख, जोजिला भी है लद्दाख में। और फिर से देख लेते हैं, काराकोरम लद्दाख, देपलाग लद्दाख, लानक लद्दाख, चांगला लद्दाख, जाराला लद्दाख, खारदुंग लद्दाख, जोजिला लद्दाख। बुर्जिल जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बारालाचा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, सिपहिम। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। माना नीति है ना, माना और नीति हो गया उत्तराखंड। और मुलिंग भी है उत्तराखंड, मुलिंग हो गया उत्तराखंड। जेल सिख नाथू सिख और बोमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल। पांगसाउ अरुणाचल, पांगसाउ भी अरुणाचल। तुजू मणिपुर। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी। करंज होता है, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी, ये सब जो है बायोडीजल में यूज होता है। करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी सभी का उपयोग बायोडीजल के रूप में होता है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसे ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी और ताड़, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत किया। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो है मणिपुर। हून होता है मणिपुर में। असम में मनाया जाता है बिहू, बाइखो, अबुबासी और जोनबिल। असम में हो गया बिहू, बोईखो, अबुबासी और जोनबिल। मेघालय का त्यौहार है सात सकरा बंगाला महोत्सव और नोगक्रेम। मेघालय में हो गया नोगक्रेम ना। त्रिपुरा में हो गया निर्महल त्यौहार, खारची त्यौहार, गरिया पूजा। एक पूर्ण
प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में विशेषताएं: बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होना, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। ये बात सभी सही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम किसने लिखा है? एज ऑफ टाइम कल्पना चावला, एज ऑफ टाइम कल्पना चावला। किसी वस्तु को बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। बल और त्वरण के बीच का संबंध दूसरा नियम है ना, न्यूटन के गति के दूसरा नियम में। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के दूसरा नियम द्वारा दिया जाता है। न्यूटन के गति का नियम गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तु के गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया। न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। प्रथम गति था जड़त्व का नियम। दूसरा था आपका दूसरा में जो है फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। दूसरा नियम के अनुसार ये बोलता है कि जब कैच आता है तो हाथ को जो है पीछे खींचना है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। हल्की और भारी गेंदों एक समान वेग से गति करते हैं और हल्की गेंद को कैच करने में आसान होता है। गति का दूसरा नियम, तीसरा नियम लिखना चाहिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। गति का तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो है कैमूर जिला में। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? यह CDSCO, CDSCO। बड़ा कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो हो गया रेलवे, रेलवे ना।